सो हेलो एवरीवन, शिखा इंस्टीट्यूट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कुछ लंबे दिनों से कुछ वीडियोस नहीं आ रहे थे, उसके लिए सॉरी, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहे थे और कुछ इंडिविजुअल प्रॉब्लम भी था और कुछ जो क्या कहना चाहिए एसेसरीज हैं, एसेसरीज में कुछ फॉल्ट्स आ गए थे, तो वो डिटेक्ट नहीं हो पा रहा। इसकी वजह से लंबे समय तक वीडियो नहीं बना पा रहा था। ठीक है, फिर आज से अपन कंटिन्यू रहेंगे। चलिए, आज का जो टॉपिक है, आपने देखा होगा थंबनेल में, डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत करते हैं। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने से पहले ये कहाँ से शुरू होता है, ये थोड़ा लंबा टॉपिक है और इसको एक ही वीडियो लेक्चर में कवर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। सो मे बी आपको इस डाइजेस्टिव सिस्टम के 2-3 वीडियो लेक्चर्स देखने को मिल सकते हैं। चलिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, डाइजेशन क्या होता है, ये समझते हैं। देखिए, तो जो जटिल भोजन होता है, जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खाने के पश्चात जो हमारा जटिल अणु होता है, जो मॉलिक्यूल होता है, तो उस जटिल जो भोजन होता है उसको सरल अणु में तोड़ना। जो जटिल अणु होते हैं उसको क्या करना, सरल अणु में तोड़ देना। ठीक है, यही क्या कहलाता है, कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है, पाचन कहलाता है। ये बहुत सारे स्टेप में होता है। मैं आपको एक मोटा मोटी आइडिया बताया कि जो जटिल भोज्य पदार्थ होते हैं, उन जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में, सरल अणुओं में तोड़ना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है, जिससे कि हमारी बॉडी उसको कंज्यूम कर ले। ठीक है, इसके लिए इस सिस्टम को, इस व्यवस्था को हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो इसकी शुरुआत होती है मुख से। मुख से शुरू करते हैं और मुख से शुरू करने के पश्चात ये लास्टली अगर देखा जाए तो ये छोटी आंत तक, ठीक है, या यूं कहे मुख से शुरू होकर के एनस तक, यहाँ। ठीक है, ये जो पार्ट है यहाँ तक चलता है, तो लेकिन यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता। तो यहाँ से अपन सीधा सीधा ये कंसिडर करते हैं कि मुख से शुरू होकर के ये इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, जो छोटी आंत होती है, वो छोटी आंत तक चलता है। ये यहाँ तक ये हमारा डाइजेशन सिस्टम जो है वो काम करता है। ठीक है, तो शुरुआत होती है इसकी मुख से। तो मुख से ही हम शुरू करते हैं और मुख के ही कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहाँ पे क्या क्या होता है, ये देखिए, यहाँ पे मुख दिख रहा है। फिर यहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं, लार ग्रंथियाँ होती हैं। वो लार ग्रंथियों के माध्यम से जैसे ही हम भोजन को खाते हैं, भोजन क्या होता है, छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना शुरू करते हैं। और जब छोटे अणु में तोड़ने का जो काम है वो कौन करता है, दांत। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम डाइजेशन शुरू करते हैं तो डाइजेशन की शुरुआत होती है दांत से। ठीक है, दांत क्या करता है, उसको सबसे पहले छोटे छोटे भागों में तोड़ने का काम करता है। देखिए, तो दो भागों में सबसे पहले बांट लेते हैं हम इसको। पाचन दो भागों में होगा, एक होगा आहार नाल, जिसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, एक तो आहार नाल और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, इनके माध्यम से और इसके माध्यम से दो भाग में बटा है हमारा पूरा पाचन सिस्टम। पूरा जो सिस्टम है, पूरा जो तंत्र है, वो दो भागों में बटा हुआ है। एक एक करके दोनों भागों को समझते हैं, तब ज़्यादा हमें बेहतर अंडरस्टैंडिंग आएगी। सबसे पहले हम आहार नाल को देखते हैं, एलिमेंट्री कैनाल को। एलिमेंट्री कैनाल की ही मैं एक्चुअल में बात कर रहा था, लेकिन मैं थोड़ा आगे चला गया था, तो मैं आपको थोड़ा फिर से नए सिरे से समझा रहा हूँ। तो एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड, ये दो सेक्टर में या दो पार्ट में बटा हुआ है। तो सबसे पहले हम आहार नाल की बात करते हैं। देखिए, आहार नाल का जो प्रारंभ है वो होता है मुख गुहा से शुरू। ठीक है, मुख गुहा किसको बोलते हैं, मुख गुहा अर्थात बकल कैविटी। बकल कैविटी उसको कहते हैं जो हमारा मुख होता है, जहां पे भी आपको फ्री स्पेस दिखेगा, खाली जगह, उस खाली जगह को हम गुहा कहते हैं। ये टर्मिनोलॉजी, गुहा अर्थात खाली जगह। हर जगह खाली है, जैसे पेट पे खाली है, मुख पे खाली है, जहां कहीं भी चेस्ट पे खाली है, जो भी खाली स्पेस रहता है उस खाली स्पेस को हम गुहा कहते हैं। तो यहाँ पे जो मुख में जो खाली स्पेस है उसको मुख गुहा कहते हैं। तो यहाँ से शुरू होकर के ये एनस तक, गुदा तक ये चलता है। ये आहार नाल का पार्ट है, यहाँ से चलेगा। पाचन के समय जो भोजन है वो सबसे पहले कहाँ रहता है, तो आहार नाल में रहता है। जो आहार नाल की हम बात कर रहे थे, वो सबसे पहले भोजन जो है वो आहार नाल में ही रहता है। पाचन के समय आहार नाल में ही रहेगा। आहार नाल कितने भागों में बटा होता है, ये जो हमने पिछले पार्ट में देखा, आहार नाल जो है वो 5 भागों में बटा है मेनली। तो ये आपका सबसे पहले मुख गुहा, फिर ग्रास नली, अमाशय, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और ये आपका एनस। ठीक है, ये गुदादार जो है, इतने पार्ट में बटा हुआ है। तो मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय, इतने भाग में बटा हुआ है। तो सबसे पहले ये आपने समझ लिया आहार नाल के पार्ट। पाचन के समय भोजन आहार नाल में ही होगा। ठीक है, आहार नाल में ही पाचन होता है। और आहार नाल, मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय, इतने पार्ट में ये आहार नाल हमारा बटा हुआ है। ठीक है, तो अब एक एक करके इन्हीं को समझते हैं। जो हमने शुरुआत में देखा था कि मुख गुहा से प्रारंभ होता है, तो मुख गुहा से प्रारंभ होगा तो सबसे पहले बात आती है दांत की। ठीक है, तो सबसे पहले टीथ की बात आती है, तो उसी को सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, देखिए, अच्छा, ये ग्लैंड्स को भी बता देते हैं। डाइजेस्टिव जो ग्लैंड्स होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को भी समझ लेते हैं।
डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या है? ये जो ग्रंथियां होती है, ग्लैंड्स मतलब ग्रंथि, जहाँ पे कोई भी प्रकार का एंजाइम क्या होगा, स्रावित होगा। ठीक है, कोई भी प्रकार का जो, ये एंजाइम नहीं है, एंजाइम है, एक ही बात है, एंजाइम बोले एंजाइम बोले। तो कहीं पे भी जहाँ से जो एंजाइम का सिक्रेशन हो रहा है, एंजाइम का स्रावण हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम? ग्लैंड्स कहेंगे, ग्रंथियों से निकलती है। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पाचन ग्रंथि की। तो ये जो ग्रंथियां होती है वो भोजन को पचाने वाली, ठीक है, भोजन को पचाने वाली, क्योंकि भाई बिना एंजाइम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि भोजन डाइजेशन हो जाएगा। तो एंजाइम की जरूरत है ही, वही भोजन को चिपचिपा और लुगदीदार बनाता है, जिसके कारण भोजन डाइजेस्ट हो पाता है। तो शुरुआत यहीं से कर रहे हैं, एंजाइम का निर्माण करती है जो ग्लैंड्स है वो। अब इसके अंतर्गत जो हम पाचन ग्रंथि की बात कर रहे हैं, तो पाचन ग्रंथि में कौन कौन से ग्लैंड्स आते हैं? तो इसमें आपके आते हैं लार ग्लैंड सबसे शुरू, सलाइवा ग्लैंड्स, फिर यकृत का, फिर पित्ताशय का और अग्नाशय का। ठीक है, ये जो 4 ग्लैंड्स हैं, इन चारों ग्लैंड से जो एंजाइम्स निकलेगा, उन एंजाइम्स या उन पाचक रस की सहायता से क्या होगा, हमारा भोजन पचना शुरू होता है या भोजन पचने में सहायता करते हैं। तो 2 पार्ट यहाँ पे डिसाइड किया गया था, 2 पार्ट आपको बताया गया था, एक ग्लैंड्स और दूसरा जो आहार नल है, केनाल है वो। तो केनाल और ग्लैंड्स, इन 2 चीज़ों की सहायता से ये शुरू होता है। ठीक है, चलिए, पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होती है, मैंने आपको बता दिया। पाचन की क्रिया छोटी आंत में कंप्लीट हो जाती है, ये भी मैंने आपको बता दिया। मुख गुहा से शुरू होकर के छोटी आंत तक ये जो जर्नी है, ये जो सफर है, ये चलता है मुख से लेकर के आंत तक। ठीक है, कौन सी आंत? तो छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ तक। ठीक है, चलिए, बड़ी आंत में जल का केवल अवशोषण होता है, जो जल भोजन में रहता है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, बाकी कुछ काम होता नहीं। एक्चुअल में वहाँ पे डाइजेशन नहीं होता है, डाइजेशन का टोटल काम इंटेस्टाइन में होता है, इसीलिए इंटेस्टाइन इतना बड़ा होता है, ताकि जो डाइजेशन है वो यहाँ पे हो पाए। इंटेस्टाइन के ऐसा जो स्प्रिंग नुमा जो संरचना होती है, या इस तरह का इसका जो लेंथ है, इसके लेंथ के बड़े होने के पीछे रीजन यही है, ताकि इसमें भोजन आराम से धीरे धीरे सरक करके क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। तो बड़ी आंत में क्या होता है? बड़ी आंत में केवल जल का अवशोषण होता है, यहाँ पे पाचन नहीं होता, ध्यान रखेंगे। ठीक है, पाचन नहीं होता, केवल अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो अब देखिए, अगर हम पूरे पाचन की प्रक्रिया को समझें, ठीक है, पूरे पाचन की प्रक्रिया को समझें, तो पूरे पाचन की प्रक्रिया जो है 5 चरण में चलती है, 5 स्टेप होता है इसका, 5 चरण में पाचन की प्रक्रिया होती है। पहला जो स्टेप है वो होता है इंजेक्शन। ठीक है, पहला जो होता है वो इंजेक्शन, अर्थात अंतर्ग्रहण। ठीक है, इंजेक्शन मतलब अंतर्ग्रहण। पहले भोजन को हम अंतर्ग्रहण करते हैं, अंतर्ग्रहण करने के पश्चात उसका शुरू होता है डाइजेशन। मतलब जैसे ही हमारे मुख गुहा से एंजाइम का सिक्रेशन होना शुरू हुआ, भोजन को हमने दांतों की सहायता से छोटे छोटे भाग में तोड़ना शुरू किया, तो वहां से डाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। डाइजेशन की प्रक्रिया दूसरे नंबर पर, तीसरे स्टेप पर है आपका एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। ठीक है, तीसरे स्टेप पर है आपका एब्जॉर्प्शन। ये एब्जॉर्प्शन होगा, अवशोषण होता है भोजन का। पहला अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, और फिर चौथा आता है एसिमिलेशन, स्वांगीकरण। ठीक है, चौथा आता है एसिमिलेशन अर्थात स्वांगीकरण। तो एसिमिलेशन होता है, स्वांगीकरण जो हमने खाया है उसको क्या करते हैं, जिसको मोटी भाषा में कहें तो अंग में लगना। ठीक है, जो माताएं बोलती ना कि अंग में नहीं लगा थे, अंग में नहीं लगा थे, तो ये अंग में नहीं लगा थे वाली बात है। ठीक है, तो अंग में लगना यही है। तो एसिमिलेशन कहते हैं स्वांगीकरण, जो खाए हैं उसको बॉडी क्या करे, एसिमिलेट करे, स्वांगीकरण करे। और लास्ट में आता है आपका डिफिकेशन। ठीक है, लास्ट में आता है आपका डिफिकेशन। ये इन 5 स्टेप पर हमारा जो पूरा पाचन सिस्टम है वो चलता है, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और डिफिकेशन। ठीक है, ये 5 स्टेप चलेंगे, और इन 5 स्टेप पर अलग अलग ऑर्गन्स, अलग अलग ग्लैंड्स और बहुत सारे, मतलब अलग अलग जो क्या करना चाहिए, अंगों हैं, उन अंगों की सहायता से ये पूरी प्रक्रिया चलती है। मैंने आपको चरण बता दिया, ये जो 5 चरण है, 5 चरणों में प्रक्रिया पूरी होती है। ठीक है, जो शुरू होता है अंतर्ग्रहण से और जाता है यहाँ पे लास्ट डेफिकेशन तक। ठीक है, यहाँ तक आपका स्टेप 5 स्टेप में जो पाचन की प्रक्रिया वो कंप्लीट हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं हम बकल कैविटी की, मुख गुहा की। मुख गुहा से पाचन शुरू होता है। अब मुख गुहा में सबसे पहली बात आती है दांत की। ठीक है, बंद कमरे के समान होता है, रास्ते से खुलता है, सब बातें आपको पता ही है, ये सब बताने का नहीं है, आप जानते ही हैं, कोई हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो 2 जबड़ों के बीच में निचला जबड़ा होता है, ये 2 जबड़ा दिख रहा है आपको, ये ऊपर वाला पार्ट और ये नीचे वाला पार्ट। इन 2 जबड़ों के बीच में मनुष्य का जो पाचन की जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है। दांत जो है वो दोनों जबड़ों में, ऊपर और नीचे दोनों पे समान संख्या में होती है, और पाचन जो है मुख गुहा से प्रारंभ होना शुरू होता है। मुख गुहा में क्या क्या पाए जाते हैं? तो मुख गुहा में पाया जाता है जीभ,
3 जोड़ी लार ग्रंथि, ठीक है, 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। तीनों के बारे में हम बात करेंगे आगे चल करके। लार ग्रंथि 3 जोड़ी और 32 दांत पाए जाते हैं, ठीक है, 32 आपके दांत और 3 जोड़ी लार ग्रंथि, पैराटोइड, सबमेडुलरी, ऐसा करके आगे देखेंगे। और जिब पाया जाता है। जिब का वैसा कोई खासा रोल रहता नहीं यहाँ पे, ठीक है। जिब जो है मुख गुहा से एक संरचना जिसको कहते हैं फ्रीनुलम, ठीक है, फ्रीनुलम के द्वारा जुड़ी होती है। मुख गुहा से जिब जो एक संरचना है फ्रीनुलम, ठीक है, वो फ्रीनुलम की सहायता से क्या होती है, ये जुड़ी रहती है। और इसको छोड़ करके, ये फ्रीनुलम को छोड़ करके, एक तो भाई जिब की बात हो गई जिससे ये जुड़ा रहेगा, फ्रीनुलम से जुड़ा रहेगा। 3 जोड़ी लार ग्रंथि जो हमारे अलग अलग मुख के अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग हिस्से में पाए जाते हैं, और 32 दांत पाए जाते हैं। इन्हीं के सहायता से डाइजेशन का सिस्टम शुरू होता है, ठीक है। जीभ की अगर बात करें तो जीभ की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, जीभ को स्वाद का अनुभव कराने के लिए टेस्ट बड्स होते हैं, जिन टेस्ट बड्स की सहायता से अलग अलग बड्स पर, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग टेस्ट होता है। यहाँ पे जैसे कड़ू हो गया, मीठा, ऐसा कर करके 5 ये इसके पार्ट हैं। उसको आगे हम देखेंगे, इसलिए मैं ज़्यादा यहाँ पे डिटेल में चर्चा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमें एवरी पार्ट को, एवरी ऑर्गन्स को हमें डिटेल में वहाँ पे डिस्क्राइब करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा जिक्र नहीं कर रहा हूँ। बस एक एक लाइन में यहाँ पे समझा रहा हूँ इंट्रोडक्टरी, आगे चल करके सारे ऑर्गन को हमें डिस्क्राइब करना है। तो स्वाद का अनुभव कराने के लिए जीभ की ऊपरी सतह पर क्या पाए जाते हैं, टेस्ट बड्स पाए जाते हैं। इन्हीं टेस्ट बड्स की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट का अनुभव करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा आता है लार ग्रंथि, ठीक है, दूसरा आता है क्या, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि को समझते हैं। तो लार ग्रंथि को समझने से पहले थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको ये दांत के बारे में या बाकी चीज़ों के बारे में बता दूं, थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी, फिर आगे हम लार ग्रंथि के बारे में धीरे धीरे करके समझेंगे, ठीक है। या अभी पहले इसके बारे में इंट्रोडक्टरी पढ़ ही लेते हैं, फिर मैं आपको इसको धीरे से डिस्क्राइब करके समझाऊंगा, ठीक। चलिए, तो देखिए भाई, लार ग्रंथि जो होती है, ये हमने शुरू में देखा कि लार ग्रंथि कितनी पाई जाती है, तो 3 जोड़ी, कितने, 3 पेयर में लार ग्रंथि पाई जाती है। इस लार ग्रंथि में ये जो लार ग्रंथि दिया हुआ है उसमें 1 से लेकर के 1.5 लीटर, ठीक है, 1 से लेकर के 1.5 लीटर तक का जो लार है वो अब किसी किसी में कम हो सकता है, किसी किसी में ज्यादा होता है। जरूरी नहीं है कि हर किसी के अंदर में एक समान हो, किसी के अंदर ज्यादा, किसी के अंदर कम जो सीक्रेशन है वो सीक्रेशन होता है। तो 1 से लेकर 1.5 लीटर तक जो लार है वो एक दिन में पर डे क्या हो जाता है, उसका श्रावण होता है, उतना बनता है। अब लार तभी बनेगा जब आप पर्याप्त मात्रा में पानी पिएंगे। लार का जो पीएच वैल्यू होता है, अगर इसका पीएच मान देखें, ठीक है, पीएच क्या होता है, इसका मतलब होता है हाइड्रोजन पोटेंशियल। सोरेनसन ने इस स्केल को दिया था। ये किसी भी लिक्विडिटी जो चीजें होती है, लिक्विड जो होता है, उस लिक्विड का अम्लीय या क्षारीय जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो नेचर बताने का काम करता है। इसमें क्या होता है, 7 को एक कांस्टेंट पॉइंट माना गया है, उससे कम और उससे ज्यादा, ठीक है। तो ये जो 7 से कम होता है उसकी प्रकृति अम्लीय हो जाती है, और जो 7 से अधिक होता है उसकी प्रकृति क्षारीय होती है। तो इसका जो प्रकृति है वो 6.8 है, जस्ट थोड़ा सा कम, ठीक है, उदासीन जो पॉइंट है, जो बिंदु है, उसे थोड़ा सा कम। तो 6.8 ज्यादा प्रबल अम्ल नहीं होता, लेकिन अगर प्रकृति की बात करें तो 6.8 अर्थात अम्लीय प्रकृति का होता है, ठीक है। अम्लीय प्रकृति का इसका पीएच मान होता है। लार ग्रंथि जो सीक्रेशन जो होता है, वो कौन कौन से लार ग्रंथि या कौन कौन से जो लार है, वो एंजाइम्स हैं, वो लार निकलती है यहाँ से, वो हम देखते हैं उनके नाम को, ठीक है। तो यहाँ पे 99% जल होता है, 1% पाचक एंजाइम होता है। और वो पाचक एंजाइम कौन कौन होते हैं, तो वो होता है लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइजेशन जो एंजाइम है वो डाइजेस्टिव एंजाइम जिसको बोलते हैं, और लास्ट में आता है आपका म्यूलिन, ठीक है। ये चार आपके एंजाइम होते हैं। देखिए यहीं से शुरू हो जाती है यहाँ पे क्रियाकलाप। 99% जल है, 1% पाचक एंजाइम है। सबसे पहले देखते हैं लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम क्या करता है, यहीं से शुरुआत हो रही है। लाइसोजाइम जो होता है वो कीटाणुओं को मारने का काम करता है। जो भी भोजन में छोटे मोटे कीटाणु आ गए हैं, उन कीटाणुओं को नष्ट करने का काम करेगा, कीटाणुओं को मारने का काम करता है। और यही लाइसोजाइम जो है वो, इसका जो सीक्रेशन है, इसका जो श्रावण है, वो डे टाइम पे होता है, दिन में। रात में इसका जो सीक्रेशन है, रात में इसका जो श्रावण है, रात में श्रावण करना बंद कर देता है। इसीलिए आप देखेंगे जब कभी भी रात में सोते हैं, तो रात में सोने के पश्चात सुबह जब सो करके उठते हैं तो मुंह से बदबू आती है। तो मुंह सुबह उठ करके ब्रश करना है या इस तरह की बातें क्यों होती है, क्योंकि लाइसोजाइम टाइम काम नहीं करता। और दिन भर तो कोई ब्रश नहीं करता, या डे टाइम पे तो कोई ब्रश नहीं करता। इसलिए नहीं करता क्योंकि डे टाइम पे ये एक्टिव रहता है, तो कीटाणुओं को मारते रहता है। चूंकि कीटाणुओं को मारते रहता है, इसलिए इस प्रकार की कोई दुर्गंध की कोई बातें नहीं आती, कोई बैड स्मेल की कोई बातें नहीं होती। तो रात में चूंकि ये काम करना बंद कर देता है, इसीलिए जो मुख का दुर्गंध है वो दुर्गंध आना शुरू हो जाता है। अगर ये रात में भी काम करे तो शायद ही दुर्गंध आए, ठीक है।
इसलिए गंदगी हो जाती है। क्योंकि कीटाणु को मारने का काम कर रहा है, कीटाणु नहीं मारेंगे तो ऑब्वियस सी बात है दुर्गंध तो आएगी आएगी। ये लाइसोजाइम का काम हो गया। ठीक है, टाइलिन की बात करते हैं। टाइलिन जो है, टाइलिन एक ऐसा हार्मोन बोलता हूँ, माफ कीजिएगा, ऐसी ग्रंथि, ऐसा एंजाइम है जो सबसे ज्यादा मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में टाइलिन का ही सिक्रेशन होता है। सबसे ज्यादा मात्रा में टाइलिन का सिक्रेशन होता है। ठीक है, टाइलिन क्या करता है, जो हमारे भोजन में स्टार्च आया हुआ है, स्टार्च जो हम स्टार्च लेते हैं, उस स्टार्च का पाचन करने में सहायक करता है। देखिए, स्टार्च एक ऐसा ऐसा छोटा चीज है जो यहीं से, इसका काम तमाम यहीं से हो जाता है। ठीक है, स्टार्च जो है, स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। देखिए, अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना, ये मैंने आपको शुरू बता दिया कि पाचन क्या है। तो एट द एंड पाचन वही है जो जटिल अणुओं को सरल अणुओं में विभक्त करने का काम होता है। तो जो स्टार्च है, स्टार्च का वारा नहीं आ रहा, यहीं पे हो जा रहा है, इसको यहीं पे इसका हिसाब किताब क्लियर कर दे रहे हैं। ठीक है, जो टाइलिन है वो, और ये सर्वाधिक मात्रा में होता है। अगर हम टोटल एंजाइम की बात करें जो हमारे मुख में होता है, तो मुख में जो सर्वाधिक मात्रा में सिक्रेशन होता है वो टाइलिन है। इसके बाद जब आगे बात करेंगे, टाइलिन के पश्चात डाइजेस्ट हार्मोन, माफ कीजिएगा बार बार मेरे मुंह से हार्मोन निकला, डाइजेस्ट एंजाइम। ठीक है, और लास्ट में आता है ये म्यूलिन। ठीक है, तो देखिए भाई, हम जो जीव हैं, हमें वो डाइजेशन करने की क्षमता पाई जाती है, हमें ही ये लार ग्रंथियां होती हैं। आप बोलेंगे बाकी में, देखिए जैसे मेढक है, एक क्वेश्चन चलता है, मेढक में लार ग्रंथि नहीं पाई जाती। ठीक है, वेल में लार ग्रंथि नहीं पाई जाती, जबकि वो भी स्तन पाई उसके बाद भी इनमें लार ग्रंथि नहीं पाई जाती। तो मेढक में, वेल में, इन सब में लार ग्रंथि का अभाव रहता है, इनमें लार ग्रंथि होता ही नहीं। तो लार ग्रंथि में 1% ही एंजाइम होता है, 1% मात्र, 99% जो मात्रा होती है वो जल की होती है। तो देखिए, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो ये जो म्यूलिन है, म्यूलिन क्या काम करता है? म्यूलिन काम करता है भोजन को लसलसा बनाना। अगर म्यूलिन ना रहे तो भोजन शायद ही लसलसा रहेगा, एकदम सूखा सूखा रहेगा, और सूखे भोजन को गटकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो भोजन को सरकाना है, भोजन को नीचे तक लाना है ग्रास नली के माध्यम से, बाकी अग्नाशय अमाशय में लाना है। तो कब आएगा? जब वो आसानी से लुढ़केगा। तो लसलसा बनाने के लिए समझ लीजिए ये म्यूलिन काम करता है। तो म्यूलिन मतलब समझ लीजिए आप ग्रीस जैसा काम, ग्रीस का होता है ना लुब्रिकेशन करने का। जैसे कोई भी पार्ट जहाँ पे फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शन को जीरो करने के लिए, जीरो फ्रिक्शन करने के लिए ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये म्यूलिन वहाँ पे वही काम करता है, भोजन को लसलसा बनाने का। ठीक है, अब हमने बात की थी 3 जोड़ी पाए जाते हैं। तो 3 जोड़ी में देखिए कौन कौन से होते हैं। एक होता है पैरोटिड, एक होता है क्या? पैरोटिड, पैरोटिड ग्लैंड, सर्वाधिक मात्रा में टाइलिन निकलता है, आपको बता दिया। तो एक होता है यहाँ पे क्या? पैरोटिड। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं पैरोटिड ग्लैंड जो होता है, 3 जोड़ी पाई जाती है। तो पैरोटिड ग्लैंड्स के 2 जोड़ी। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड्स ये हो गया। उसके बाद एक होता है पैरोटिड, जो होता है वो कान के पास से होता है, कान से लगा होता है, कान के समीप में होता है, कान के बगल में। आप देखेंगे, मैं आपको आगे पिक्चर दिखाऊंगा, तो कान के बगल में होता है। एक होता है सब मैक्सिलरी। मैक्सिलरी मतलब समझ लीजिए, मैक्सिलरी समझ लीजिए जबड़ा। ठीक है, सब मैक्सिलरी ये जबड़े के पास होता है। सब मैक्सिलरी जो है वो, ये सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स है, ये किसके पास होगा? तो ये ग्लैंड्स होता है जबड़े के पास। ठीक है, ये जबड़े के पास से इसका सिक्रेशन होता है। उसके बाद आता है सबलिंगुअल, एक होता है सबलिंगुअल, सबलिंगुअल। ठीक है, सबलिंगुअल ग्लैंड्स, ये जो है 3 ग्लैंड्स है हमारे पास, पैरोटिड, सबमैक्सिलरी और सबलिंगुअल, और ये 2-2 जोड़ियों में पाई जाती है। ठीक है, चलिए, तो ये सबलिंगुअल जो है ये जीभ के पास, सबमैक्सिलरी जो है वो जबड़े के पास, और ये जो पैरोटिड है वो कान से लगा होता है। ठीक है, यही से पाचन शुरू हो जाती है। बकल कैविटी, मैंने आपको बताया बकल कैविटी से शुरू हो जा रही है। बच्चों में अगर हम बात करें, तो बच्चों में ना, ये एक चीज मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं यहाँ पे, बच्चों में लार जो है वो सर्वाधिक निकलता है। ठीक है, बच्चों में लार जो है सर्वाधिक निकलता है। और क्यों निकलता है? क्योंकि बच्चे जिसको पाते हैं उसको मुंह में भर देते हैं। इनका जो लार होता है वो काफी स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो बच्चों में आप देखेंगे दिन भर लार निकलता रहता है, उनकी माताएं उनके लार को दिन भर पहुंचते रहती हैं। तो इन देखिए, ऊपर वाले का ये कुदरत का करिश्मा है कि ऐसा बच्चों में क्यों बनाया गया? क्योंकि बच्चे होते हैं अनजान, उनको पता नहीं है कि किस चीज को क्या करना है। वो कोई भी चीज पाते हैं उसको फट से मुंह में भर देते हैं। तो मुंह में भरने के कारण उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, उनकी सुरक्षात्मक प्रोटेक्शन, देखिए कुदरत ऐसा, प्रकृति ने ऐसा बनाया हुआ है। तो उनके प्रोटेक्शन के लिए उनके मुंह में इतने ज्यादा मात्रा में लार का सिक्रेशन होता है ताकि वो किसी भी कीटाणु को वहीं पे मार सके। ठीक है, तो प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। तो बच्चों में सबसे बहुत ज्यादा मात्रा में लार का सिक्रेशन होता है। तो ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियां मनुष्य के उसमें पाई जाती है। ठीक है, चलिए, ये मैंने आपको जो बात बताई वो सारी चीजें, लाइसोजाइम थायोसाइमेट आयरन कीटाणुओं को मारने का कार्य करती है। म्यूलिन एंजाइम भोजन को चिपचिपा बना देता है, उसे निगलने में आसानी होती है। ठीक है, वेल और मेढक के अंदर में लार ग्रंथि नहीं पाई जाती, और मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, एक पैरोटिड, एक सबमैक्सिलरी और एक सबलिंगुअल। ठीक है,
ये 3 जोड़ी, प्रत्येक के 2-2, लेफ्ट और राइट में रहेंगे ये 2-2, तो 2 पाए जाएंगे। 3 जोड़ी लागत है। पैरोटिड PSS याद रखिएगा, ठीक है। P पैरोटिड, S फॉर सबमैक्सिलरी और S फॉर सबलिंगुअल। ये इनकी PSS, पैरोटिड, सबमैक्सिलरी और सबलिंगुअल, इतने जोड़ी 3 जोड़ी पाई जाती है यहाँ पे इनके मनुष्य के अंदर में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब समझते हैं कि करके पैरोटिड ग्लैंड्स को, पैरोटिड ग्लैंड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये दोनों कानों के नीचे उपस्थित होती है पैरोटिड ग्लैंड्स, ठीक है। दोनों कानों के नीचे, कान के ठीक नीचे आप देखेंगे तो ऐसे दिखेगा नहीं, कान के नीचे इमेजिन करना पड़ता है, इन साइड में होता है। तो कान के ठीक नीचे ये उपस्थित होती है। ये सबसे बड़ी लाल ग्रंथि है, ठीक है, याद रखिएगा ना, सबसे बड़ी लाल ग्रंथि है, सबसे बिगेस्ट ग्लैंड है ये। सबसे बड़ी लाल ग्रंथि कौन है? देखिए सिंपल टाइप का क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में, तो ये सिंपल क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे बड़ी लाल ग्रंथि कौन होती है? तो पैरोटिड ग्लैंड होती है। यही जो पैरोटिड ग्लैंड्स है, इसी पैरोटिड ग्लैंड्स में कभी कभी क्या होता है, इसमें इन्फेक्शन आ जाता है, विषाणु आ जाते हैं। तो जब इनमें भी इन्फेक्शन होता है, इसमें जब विषाणु आते हैं, तो विषाणु होने के कारण एक बीमारी होती है मम्स। आपको याद होगा जैसे बचपन में छोटे छोटे रहते थे तो एक काइंड ऑफ, देखिएगा मम्स बहुत होता था, अब जनरली मम्स नहीं होता। ये इस प्रकार का एक विशेष प्रकार का एक प्लास्टर आता था, ठीक है, उसको कान के नीचे ऐसा चिपका रहते थे, जिससे कि उसको गर्म करके चिपकाते थे और बड़ा तकलीफ दे रहता था ये। इसको जब निकालना पड़ता था, इसका एडहेसिव इतना स्ट्रांग होता कि वो निकल मतलब अपने आप ही निकलता था ये। तो कान के नीचे कई सारे बच्चों को ऐसा लगाया जाता था, वो उसका ट्रीटमेंट था, कहना चाहिए एक गलसुआ का, जिसको गलसुआ कहते हैं, मम्स, ठीक है। तो ये उस प्रकार वो उस दौर की चीजें हैं। अब न ये ऐसी इस प्रकार की बीमारी आती है, न ये देखने को मिलता है इस प्रकार का जो विशेष एडहेसिव होता था वो। चलिए आगे बात करते हैं। पैरोटिड ग्लैंड्स समझ में आ गया। तो पैरोटिड ग्लैंड्स में ही बीमारी होती है वायरस के इन्फेक्शन की वजह से, जिसके क्या बोलते हैं, मम्स अर्थात गलसुआ, ठीक, गले के ऊपर में गलसुआ, ऐसे याद रखेंगे। चलिए, सांप में जो पैरोटिड ग्लैंड्स है वो जहर की थैली का काम करती है। देखिएगा जैसे सांप काटा है तो वो क्या करता है, पलट करके उसको इंजेक्ट कर देता है। तो जब सांप को जिसको वो काटा है उसके अंदर में अगर जहर इंजेक्ट करना है, तो जहर इंजेक्ट करने का काम ये पैरोटिड ग्लैंड से ही होता है। जैसे हमारे कान के नीचे में है, वैसे समझ लीजिए सांप के मुख में ही ये ग्लैंड्स पाया जाता है। पैरोटिड ग्लैंड्स है वो उसमें जहर की थैली का काम करती है पैरोटिड ग्लैंड्स सांप के अंदर में। तो ये हो गई बात पैरोटिड ग्लैंड्स की। दूसरा नंबर देखते हैं हम सबलिंगुअल ग्लैंड्स। देखिए सबलिंगुअल ग्लैंड्स क्या होता है? सबलिंगुअल ग्लैंड्स मतलब ये जीभ के दोनों ओर एक एक उपस्थित होता है, ठीक है, जीभ के दोनों ओर, जीभ के नीचे में, ठीक जीभ के नीचे में, ऐसा जीभ को उठा कर देखेंगे तो जीभ के दोनों साइड बाय साइड ये उपस्थित रहता है, जीभ के दोनों उपस्थित रहता है। और अगर इसकी बात करें तो ये सबसे छोटा है, सबसे छोटी लाल ग्रंथि होती है। जो हमने देखा पैरोटिड वो सबसे बड़ी और ये सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी लाल ग्रंथि ये होती है, ठीक है, जीभ के नीचे पाई जाती है सबलिंगुअल ग्लैंड्स। तीसरा नंबर आता है सबमैक्सिलरी का, और सबमैक्सिलरी जो ग्लैंड्स है ये जबड़े के मध्य, जो मैंने बताया था, देखिए सबसे पहले पैरोटिड माने कान के नीचे, सबलिंगुअल मतलब जीभ के बगल में, और मैक्सिलरी अर्थात होता है जबड़ा। तो ये जबड़े के मध्य अस्थि के दोनों ओर एक एक उपस्थित होती है, ठीक है, इसको कहते हैं सबमैक्सिलरी। ये एक क्वेश्चन याद रखिएगा, ये वाटर नलिका के द्वारा खुलती है। सबमैक्सिलरी जो है वो वाटर नलिका के द्वारा खुलती है, ये याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा जो सेशन था, ये आज का सेशन मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर दूं। अलग अलग जो स्टेप में अलग अलग काम होगा। सबसे पहले स्टार्च का पाचन होता है, ठीक है, मैं आपको शॉर्ट में समझा दूं। सबसे पहले किसका पाचन होता है? तो सबसे पहले स्टार्च का पाचन होगा। पहला स्टार्च के पाचन होने के पश्चात दूसरे नंबर पे ग्लूकोज का पाचन होता है। ग्लूकोज के पाचन होने के पश्चात जो पाचन की प्रक्रिया है वो शुरू होती है। मेन जो जटिल अणु बच जाते हैं। तो स्टार्च का पाचन किसके द्वारा होता है? स्टार्च का पाचन ये सबसे जटिल अणु होता है। इसके पाचन की प्रक्रिया यहीं से शुरू हो जा रही है। इसका काम तमाम करना यहीं से शुरू हो रहा है। कहाँ से? मुख से, स्टार्च से ही। फिर ग्लूकोज जो है वो सबसे सरल अणु होता है, सबसे सरल। ये एक लाइन का फैक्ट बनेगा भाई, सबसे सरल अणु अगर होता है तो ये ग्लूकोज सबसे सरल। और ये जो पाचन, भोजन का टूटना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। इसमें भोजन छोटे छोटे भाग में टूट जाते हैं, भोजन का टूटना ही पाचन कहलाता है। अवशोषण मैं आपको बताया था, लास्टली एक बार फिर से रिकैप कर रहा हूँ। अवशोषण जो होता है, अवशोषण किसे कहते हैं? तो अवशोषण अर्थात जो पचे हुए भोजन है, उस पचे हुए भोजन को रक्त में मिलाना, ताकि रक्त उसको ट्रांसपोर्टेशन कर सके, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में अलग अलग जगह पे पहुंचा सके। और लास्ट में आता है आपका स्वांगीकरण, जो हमने एसिमिलेशन कहा था। स्वांगीकरण का मतलब क्या होता है? स्वांगीकरण का अर्थ है यहाँ पे जो उपयोग हुआ है उसको, जो पच चुका है भोजन उसको उपभोग करना,
उपभोग करना अर्थात उसकी सहायता से, भोजन की सहायता से क्या बनाना, ऊर्जा बनाना। ठीक है, एनर्जी जनरेट करना, ये ऊर्जा बनाना। ये 5 स्टेप मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये स्टार्च, ग्लूकोज सबसे सरल अणु है, स्टार्च सबसे जटिल अणु है ये, क्योंकि इसीलिए इसका पाचन मुख से ही शुरू हो जा रहा है। तो स्टार्च, ग्लूकोज, उसके बाद फिर हमने पाचन के बाद अवशोषण के बाद फिर स्वांगीकरण मतलब क्या करना, ऊर्जा बनाना, उपभोग करना। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।